जय हिंद दोस्तों। ट्रिपल आर गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे कि यूपीएसआई का जो मैथ का बैच है लगातार चल रहा है, जीएस का भी चल रहा है, हिंदी का भी चल रहा है, आपको पीआईक्यू भी कराया जा रहा है और आने वाले टाइम में रीजनिंग की क्लासें भी चालू होने वाली है। आज मैं आपके सामने मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन मात्र है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन 10 नहीं है, समझिए आप 50 के बराबर हैं। मैं आपको बस इस स्लाइड पे भी दिख रहा होगा, इस स्लाइड पे जैसा आपको ये क्वेश्चन जीएस का ही है, केवल जीएस का है, मेरे द्वारा जीएस का ही बताया जा रहा है। तो देखते हैं, 10 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? इसमें आपको अनुसूचियों के बारे में बताना है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान जब बना था तो मात्र 8 अनुसूची थी। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन ये जो है आपका है पहली अनुसूची। जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो है 5वीं अनुसूची, और जो ऑप्शन सी है वो है 8वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी है वो है आपकी 12वीं अनुसूची। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है आपकी, इस अनुसूची में ही स्टेट मतलब आपका राज्य व केंद्र के सूची के बारे में जानकारी मिलती है कि कितने राज्य और केंद्र हैं, प्लस इनके क्षेत्रफल के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुसूची पहले में, जो पहला अनुसूची है उसके बारे में। और 5वीं अनुसूची जो आपकी है वो एससी एंड एसटी के प्रशासन के बारे में है कि वहाँ एससी एसटी के प्रशासन के बारे में है। और जो आपका 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में आपके भाषाओं के बारे में है। 22 भाषाएं हैं आधिकारिक, इस भाषाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इस अनुसूची में भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है, 22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में। और जो आपका 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था आपके 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन से 74वें संविधान संशोधन से। और ये कब संशोधन हुआ था? 1992 में हुआ था, लेकिन ये जो लागू हुआ था 1 जून, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि 1 जून 1993 को ही 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, यहाँ से आपको याद रखना नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची है। तो आपने क्या सीखा? आपको जो फैक्ट याद रखना, वो फैक्ट याद रखना है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12वीं जोड़ा गया है, और ये अनुसूची किसके बारे में है? नगर पालिका के बारे में है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची कभी कभी पूछता है आपका ये एम टी एम, इसको याद रखिएगा, एक कोड है ये एम टी एम प्लस लद्दाख। इसमें एमटीएम का क्या मतलब है? ये है एसटीओ के बारे में, जो यहाँ के एसटी हैं उनके बारे में है, उनके प्रशासन के बारे में है। लेकिन ये एमटीएम क्या है? ये एमटीएम क्या है? राज्यों के नाम है। जैसे आपका हो गया असम, एम से होगा मिजोरम, और आपका टी से क्या हो गया? टी से आपका हो गया त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। और आपका यम से क्या हो गया? मणिपुर। क्या हो गया? मणिपुर। तो आपने क्या क्या सीखा? पहली अनुसूची में स्टेट और केंद्र सरकार के जो राज्य है उसकी सूची है, उनके क्षेत्रफल है। और 5वीं अनुसूची में एससी एसटी प्रशासन के बारे में है। और 8वीं अनुसूची जो है 12 आधिकारिक जो भाषाएं हैं उनके बारे में है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया है 1992 में, लेकिन जब लागू हुआ तो 1 जून 1993। और ये संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? भारत में नगर पालिका के बारे में। और 73वां जो है
आपका पंचायती के बारे में ये आप तो जानते ही होंगे। ये और वो अनुसूची कौन सी है? वो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। क्या है? 11वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? यहाँ बच्चों क्रांति के बारे में बात की जा रही है। किसकी क्रांति? भारत में कई क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति और आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति और पीली क्रांति हुई है। और आपका जो नीली क्रांति हुई, कई क्रांतियाँ हुई हैं भारत में। तो इसमें से आप एम.एस. स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है श्वेत क्रांति है, दूसरा है हरित, तीसरा है गुलाबी और चौथा है पीली क्रांति। तो इसमें जो सही आंसर है वो हरित क्रांति है। क्या है? अब हरित क्रांति के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, 1960-1970 में हुआ था। और इसका संबंध किससे है? भारत में खाद्यान्नों के बारे में। किसके? खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न भंडार के बारे में है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा किस फसल को मतलब फ़ायदा पहुंचा या प्रोडक्शन बढ़ा, वो था गेहूं। गेहूं के बारे में प्रोडक्शन बहुत तगड़ा जब हरित क्रांति हुई तो हुआ था। एक चीज़ और, क्षेत्र अगर पूछ लिया आपसे तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा था। किसानों को ज़बरदस्त लाभ हुआ, खाद्यान्न भंडार बढ़े भारत के। ये उस समय की बात है, अभी भी उसका फ़ायदा वर्तमान किसान उठा भी रहे हैं। अब आपका है श्वेत क्रांति, ये दुग्ध से संबंधित है। याद रखिएगा, दुग्ध से संबंधित है और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन जी हैं। क्या होना है? वर्गीज कुरियन। और आपका गुलाबी क्रांति, गुलाबी आपका है प्याज और झींगा से संबंधित है। किससे? झींगा से संबंधित है। और इसके जो जनक हैं वो हैं दुर्गेश पटेल जी हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, तिलहन के संबंधित है। और इसके जो जनक हैं वो सैम पित्रोदा जी हैं। एक चीज और, एक फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा, नीली क्रांति भी पूछता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। मत्स्य पालन, मछली पालन होता है उसके बारे में है। और इसके जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन जी हैं। कौन है? अरुण कृष्णन जी हैं। तो ये इतना फैक्ट आपको क्रांति के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी नीली क्रांति भी आती है और कभी कभी आपकी हरित, श्वेत और गुलाबी। उनके साथ आपको उनके जनक के बारे में भी याद रखना है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है किला मुबारक। ये क्वेश्चन किला मुबारक ये इतिहास से संबंधित है और इसमें ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब में ये बहुत पुराना माना जाता है और ये कहा जाता है किला मुबारक बठिंडा एक ज़िला है पंजाब में, ये वहाँ पे स्थित है। और इसको इसकी जो निर्माण करवाया था वो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने करवाया था। ये जो किला मुबारक है ये पंजाब के शासक कुषाण वंश के जो साम्राज्य के राजा थे वो कनिष्क ने उस समय करवाया था। और इसमें एक चीज़ और, कुषाण काल की ईंटें भी पाई गई हैं। और इस किले में रजिया सुल्तान को, जो भारत की दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, उसको यहीं पर कैद रखा गया था। तो उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश का अगर आपका पूछ ले सबसे पुराना किला क्या है तो आपको याद रखना चाहिए वो है चुनारगढ़ का किला। ये कहाँ पे है? ये है मिर्ज़ापुर में। याद रखिएगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना किला जो माना जाता है ये चुनारगढ़ का किला है। ठीक है। और हरियाणा, ये जो आपका पंजाब का है बठिंडा जो किला मुबारक है, इससे पहले पूर्व में भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है रेड पांडा विंटर कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है। इसका जो ये ऑप्शन है राजस्थान, बी है तमिलनाडु और सी है आपका नागालैंड और डी है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम। अब रेड पांडा एक पशु है, बहुत प्यारा पशु होता है और रेड पांडा ही सिक्किम का राज्य पशु है, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्य पशु है। और उसके साथ साथ सिक्किम में जब ये उत्सव मनाया जाता है एक पर्यटन उत्सव के रूप में रेड पांडा विंटर कार्निवाल या उत्सव मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका दिसंबर जनवरी के आसपास। और एक रेड पांडा प्रोजेक्ट भी चलता है, जो रेड पांडा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1994 में स्टार्ट हुआ था। तो आप रेड पांडा के बारे में, जो राज पशु किसका है, सिक्किम का है और ये पर्यटन उत्सव के रूप में मनाया जाता है सिक्किम में। और ये इसके संबंध में एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था कब, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है भारत और नेपाल के बीच पे, भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है। अब ये गंगा की सहायक की नदी है, गोदावरी, गंडक की महानंदा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा महानंदा। महानंदा ही वो नदी है जो मेची नदी आके इसमें मिलती है और मेची नदी भारत और नेपाल की सीमा पे होके बहती है। अब मेची नदी जो नेपाल से निकलती है, याद रखिएगा नेपाल से निकलती है, महाभारत श्रेणी है नेपाल में, वहां से ये नदी निकलती है और महानंदा में आके मिलती है। महानंदा में कहाँ आके मिलती है, ये मिलती है बिहार के किशनगंज में। कहाँ से, बिहार के किशनगंज में। और महानंदा भारत के 2 राज्यों से होके बहती है, बंगाल और बिहार। आप अब गंगा बताइए, गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, 5 राज्यों से। कितने, 5। और गोदावरी भी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। गंडक नदी भारत के 2 राज्यों से बहती है, यूपी और बिहार से। और जो गंगा है, गंगा नदी भारत के, ये याद रखिएगा आप लोग, ये फैक्ट याद रखिएगा, उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, फिर आपका जाता है बिहार, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। और जो आपका गोदावरी है ये भी 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्यों में आपको लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्र, दूसरा आपका पड़ेगा तेलंगाना, तीसरा आपका जो पड़ेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से होकर गोदावरी नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आर्टिकल के बारे में। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद बच्चों अनुच्छेद 371 ये, इसमें जो ऑप्शन पहला है वो है पुडुचेरी, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और गोवा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नागालैंड। जब नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 के ये लागू होता है। ये जो अनुच्छेद है 1961 के आसपास, 61-62 के आसपास इसका पुनर्गठन होता है और ये अनुच्छेद 371 में लागू होता है। ये लागू होता है। इस अनुच्छेद में नागालैंड विधानसभा को पावर दी जाती है, विधानसभा को ये समझिए शक्ति मिलती है
कि भारत का संसद क्या, भारत का संसद, भारत का संसद बिना नागालैंड के विधानसभा के अनुमति के बिना नागालैंड में रह रहे नागावासियों के जैसे उनके धार्मिक और सांस्कृतिक और उनके जो संसाधन खनिज हैं, बिना नागालैंड के विधानसभा की अनुमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकता। ये विशेष दर्जा मिला है नागालैंड को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। इसमें आपको देश बताना है, तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, तिब्बत। इसका जो सही आंसर है वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही सबसे निकट जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुंदरवन के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा के बारे में, सुंदरवन इसका लगभग 40% हिस्सा भारत में है और 60% लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। सुंदरवन सुंदरवन डेल्टा को विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर 1987 में शामिल किया गया है। एक और आप लोग याद रखिएगा कि 2019 में इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। सुंदरवन को भारत में, जो भारत में स्थिति है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और रामसर साइट 2019 में किया गया है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन की बहुत लगभग सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं। शिपिंग उद्यम स्थापित करने वाले वंश का आपको नाम बताना है। इसमें जो पहला नाम है चालुक्य वंश है या गुप्त वंश है, दूसरा है, तीसरा है चेर वंश और चौथा है चोल वंश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चोल वंश। चोल वंश ने ही शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। अब चोल वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? चोल वंश की स्थापना की थी विजय आलय ने, विजय आलय ने की थी। और इस वंश में 2 शासक ऐसे हुए जिन्होंने पूरे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जा कर लिया और जो हिंद महासागर में होने वाले व्यापार होता था उस पर भी उन्होंने लगभग कंट्रोल किया। इसमें से एक जो राजा थे वो राजा चोल प्रथम जो थे और इनके पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम चोल, राजा चोल प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मिलकर इनके कालों को चोल वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने ही श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और कब्जा किया, उसका पूरा नियंत्रण रखा और हिंद महासागर का पूरा कंट्रोल भी रखा। राजेंद्र प्रथम को गंगा का विक्टर भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा के क्षेत्रों में अपनी सेनापति को भेजकर कब्जा करने वाला प्रथम दक्षिण का राजा था। वहां से इन्हें गंगा का मगध या आप इस वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल साइड देख रहे हैं वहाँ पे गंगा नदी तक पहुँचने वाला ये राजेंद्र प्रथम जो शासक था वो था। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों और परतों से प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन में सोडियम लवण, पोटास लवण और जिप्सम। और चौथा ऑप्शन जो आपका है वो है तांबा। तांबा इसका सही आंसर होगा। और
ये जो जिस सेल से पाया जाता है, सेल जो आपका है सेल अग्नीय और जो कायांतरित सेल है उससे जिप्सम तांबा प्राप्त होता है। अब ये क्यों प्राप्त होता है? जब लावा नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो वो जब अग्नीय और कांतिक सेलों में जो लावा होता है, अगर जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ऊपर में जो वो या तो वह वाष्प के रूप में होगा या तरल के रूप में होगा, और जब ये आता है तो इन दरारों में, मतलब आपका जो दरारों या परतों में फंस जाता है, ऊपर नहीं आ पाता है, वहीं फंस जाता है, और वहीं फंसने की वजह से इसमें जो खनिज पाया जाता है वो JSTT पाया जाता है। अब आप कहेंगे JSTT क्या है? JSTT मतलब हो गया आपका जस्ता, और आपका क्या हो गया? सीसा, टी से आपका हो गया तांबा, और आपका हो गया टिन। इतने खनिज जो है अग्नीय और कायांतरित सेलों से पाया जाता है, जो दरारों और परतों में होती हैं। ये JSTT आप कोड वर्ड याद रखिएगा, जैसे जस्ता, जैसे सीसा, टी से तांबा और टी से टीना, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आपका आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है? याद रखिएगा, GST के बारे में पूछ रहा है, गुड एंड सर्विसेज, GST के बारे में, GST के बारे में इसमें से जो किस संशोधन अधिनियम द्वारा GST लागू हुई थी, तो वो है 101 संशोधन अधिनियम द्वारा लागू हुई थी। और 122 जो है, ये भी ध्यान, अधिनियम और विधेयक अलग अलग होता है, तो 122 संविधान संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन ये विधेयक था 122। और जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था वो 101 है। और इसमें जो कमेटी बैठी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो असीम गुप्ता जी थे, असीम गुप्ता, ये भी याद रखिएगा। और ये कब आया था, समय भी याद रखिएगा, 2016 में। और ये जो विधेयक आया था 2014 में। अब आप 2 साल का अंतर देख रहे हैं कि विधेयक 14 में आया और अधिनियम किस में बना, 2016 में बना। कमेटी में कौन था, असीम गुप्ता भी जी थे। और इसमें एक चीज़ और आप लोग इस फैक्ट याद रखिएगा, GST में पहले 4 स्लेब थे, अब वर्तमान में 2 स्लेब हो गए हैं। अभी वर्तमान में 2 स्लेब हो गए हैं, पहले 4 थे अब 2 हो गए हैं। इसमें से एक अनुच्छेद 103 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 105 पहले देख ले रहे हैं। 105 जो है ये 2021 में आया था। ये था पिछड़ा वर्ग के बारे में था, पिछड़ा वर्ग के सूचियों के बारे में था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था। ये 2021 में आया था। और ये 2019 में आया था, ये था EWS के संबंध में। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, 2019 में EWS में जो 10% आरक्षण सामान्य जाति के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये 2019 में आया था। और इसके जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो भी आप लोग याद रखिएगा, सिन्हो कमेटी। इस कमेटी में सिन्हो कमेटी थे। और जब ये एक संविधान संशोधन 103 अधिनियम द्वारा जब ये पारित हो गया तो शैक्षणिक आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद, क्या है बच्चों, अनुच्छेद याद रखिएगा। इसके कारण अनुच्छेद में संशोधन किया गया 15(6) में और 16(6) में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपने क्या क्या सीखा, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। 105 जो संविधान संशोधन था वो था पिछड़ा वर्ग के बारे में, सूचियों के बारे राज्य को पावर देती है। आपका जो 101 जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो GST के बारे में हुआ था। मैंने आपको बता दिया 2016 में ये लागू हुआ था। कमेटी में असीम गुप्ता जी के नाम से कमेटी बनी थी और इसमें पर उस समय 4 स्लेब थे। अभी जो करंट न्यूज़ है वो लगभग 2 स्लेब है, जो 22 सितंबर के आसपास
ये लागू होगा। अब 103 संविधान संशोधन जो था वो था EWS के बारे में 2019 में था, और इस कमेटी में सिन्हो कमेटी थी जो, और इसके कारण अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया है। इसमें और याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, क्या अध्यक्ष जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी मॉक टेस्ट की। ये 10 जो क्वेश्चन था, ये 10 नहीं लगभग 50 क्वेश्चन के बराबर था। इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।